हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इंटीग्रल कैलकुलस का पहला लेक्चर है अपना आज। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा स्पीकर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड द वॉल्यूम इज ऑन। इट्स ओके। सबसे पहले तो मैं आपको सिखा देना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में होगा क्या क्या। बहुत बड़ा टॉपिक है ना, काफी दिनों तक चलेगा और उसके अंडर बहुत सारे सब चैप्टर्स आते जो कि एक इंडिविजुअल चैप्टर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो इंटीग्रेशन में या इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आपको मेजरली 4 चैप्टर मिलेंगे। सबका ध्यान आगे होना चाहिए। पहला होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर तीसरा होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इसको एयूसी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और इसको, हाँ, इसको आप एप्लीकेशन भी बोलते हो। सेम चीज इज ऑल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। एप्लीकेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालना। और इसी का एक एप्लीकेशन और होता है, मतलब जो मतलब इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से ही हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सबसे बड़ा हेडेक आधी जनता के लिए हिंदुस्तान की कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हमारे लिए नहीं रहेगा। हम लोग इसको फ्री के क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। और इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो इसमें बहुत बहुत इजी इंटीग्रेशन यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। बट वो चैप्टर थोड़ा अलग है, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मिक्सचर होता है। तो इसको अभी मैं साइड में रखूंगा। मेजरली हमारे पास 3 चैप्टर रहेंगे, इंडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया अंडर द कर्व। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो इंटीग्रल का साइन जो होता है उसमें लिमिट्स नहीं होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है, जैसे कि 1 से लेकर 2, इस तरीके का, है ना। मीनिंग क्या होता है वो अपन अपने आप समझते चले जाएंगे चैप्टर के बीच में। एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है कि आप इंटीग्रेशन की मदद से कोई भी कर्व का एरिया कवर्ड निकाल लोगे, ठीक है। जो भी एरिया वो एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ बना रहा है वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने एओडी में क्या सीखा? कर्व बनाना। एओडी में कर्व बनाना सीखा है। अभी एरिया अंडर द कर्व में हम उस एरिया, उस कर्व का जो एरिया कवर्ड हो रहा है ना, उस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो हम निकालना सीखेंगे। तो वो बात की बात हो गई। खैर, इतने कॉम्प्लेक्स कर्व आते नहीं, बड़े आसान आसान कर्व आते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ये आना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक जो है अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको रोज रोज होमवर्क दिया जाएगा और रोज आपको उसी दिन होमवर्क सॉल्व करना है। अगर आपने बोला कि सर आज मैं नहीं कर पाया होमवर्क, कल करूंगा, तो इसका मतलब कि आप धीरे धीरे पीछे हो जाओगे, फिर आपको मजा नहीं आएगा। मेरे को एकदम रेगुलर होमवर्क चाहिए हर किसी से, ठीक है। जो बुक्स हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें, दैट विल बी जी एन बर्मन, ठीक है। ये बाइबल है इसके लिए, जी एन बर्मन। तो इससे होमवर्क हम लेना कल से स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं करेंगे। हर कोई क्लास में लेकर आएगा इस बुक को, ठीक है। सबके बैग में होनी चाहिए एट एनी पॉइंट। जीएन बर्मन के हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपका सीबीएसई लेवल का जो भी पोर्शन है वो अपने आप कवर हो जाएगा। दूसरा, हम लोग सिंगेज पब्लिकेशन की बुक भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमको बहुत वाइड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। इसको भी हम लोग डेली करेंगे अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको जीएन बर्मन कराऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको इसके क्वेश्चंस में दूंगा, ठीक है। सिंगेज के बाद हम लोग करेंगे अपना कोचिंग का मॉड्यूल, जिसमें बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन है। लेकिन जब तक आप मास्टरी नहीं अचीव कर लेते तब तक आप मॉड्यूल में अच्छे से घुस नहीं पाओगे। समझ रहे हो? 10 क्वेश्चन करोगे, 3-4 हो पाएंगे, 5-6 नहीं हो पाएंगे, वैसा वाला फीलिंग आएगा। तो हम ये सब कर लेंगे, तब जाके आपको मॉड्यूल थोड़ा सा ईजी लगेगा, काफी ईजी लगेगा, ठीक है। तो मॉड्यूल थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड एक और बुक हम लोग जो करेंगे साथ ही साथ में, विच इज अलॉन्ग विद जीएन बर्मन, दैट इज एनसीईआरटी एंड एचएससी, ठीक है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड वालों के लिए एचएससी की बुक से क्वेश्चंस आपको डेली दिए जाएंगे, ठीक है। और बड़े इजीली हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके क्वेश्चन, आपको कई बार पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए आपको चाहिए क्या क्या? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पैटर्न होता है, ठीक है। कहाँ ध्यान है आर्या? कहाँ खो गए? लूप के अंदर, लूप के अंदर, लूप। हाँ, इंसेप्शन मूवी जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। ध्यान दो यहाँ पे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि क्वेश्चन देख के एक आइडिया लगना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। एक हमेशा एक मैप होना चाहिए दिमाग में। वो मैप कब बनेगा? जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, अपने आप आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन है ऐसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है ऐसे करेंगे।
फिक्स पैटर्न होता है क्वेश्चन का, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो प्री रिक्वेस्ट है वो मैं बता देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या अच्छे से आना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है वो आपको अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, सबके आने चाहिए आपको। फिर साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, सब अच्छे से पता होना चाहिए आपको। साइन टू ए, साइन टू ए के चारों फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। क्या क्या होते हैं, टू साइन ए कॉस ए, इसके तो खैर दो ही होते हैं, टू साइन ए कॉस ए, और फिर टैन वाला क्या होता है, टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर है। इतना गजब का यूज होगा ना इसका, मतलब हर दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करेंगे आप, हर दूसरे क्वेश्चन में। कॉस टू ए के चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और वन माइनस टैन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर। एकदम आपको सोचना ही ना पड़ा, मुंह जुबानी याद होना चाहिए। नहीं है तो अभी भी देर इज स्टिल टाइम, जिसको अगर याद नहीं है या थोड़ा बहुत भूल गए हो तो आप अभी भी धीरे धीरे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर टाइन टू ए के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, एंड फिर आपको वो सब पता होना चाहिए कि वन के साथ कॉस टू ए आता है तो क्या करते हैं, है ना। वन प्लस कॉस टू ए क्या होता है, वन माइनस कॉस टू ए क्या होता है। वन के साथ साइन टू आता है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, वन के साथ माइनस साइन टू आता है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस कैन बी रिटन एज रूट टू टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा, और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, रूट टू टाइम्स, ठीक है। और सेम चीज अगर बीच में माइनस लगा दिया तो भी आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सोचने में बिल्कुल टाइम नहीं, जैसे ही आपको साइन लफड़ा प्लस कॉस लफड़ा दिखा तुरंत आपने उसको रूट टू टाइम से कन्वर्ट करा। ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में फास्ट है तो आपको बिल्कुल इंटीग्रेशन में तकलीफ नहीं जाने वाली, आप बस लॉजिक सीखोगे। ट्रिग्नोमेट्री से आपको जूझने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ लेक्चर्स, मिनिमम 10 अगर हम बहुत फास्ट स्पीड से करते विदाउट डिस्कशन, बट अगर अपन विद डिस्कशन करते तो इट विल टेक मोर देन 10 to 12 लेक्चर्स, है ना, काफी टाइम लगेगा इसमें। खैर अपना लेक्चर 2 घंटे का होगा तो हो सकता है अपना जल्दी हो जाए, कह नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा होमवर्क दूंगा। इनिशियली आपका बोर्ड एग्जाम है अभी 6 तारीख को, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि कम कम होमवर्क दिया जाए, बट फिर भी होमवर्क आपको रहेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स का ये वाला टॉपिक जो भी इंटीग्रल कैलकुलस, पूरे चारों टॉपिक, डिफरेंशियल को अपन अलग रखते हैं, ये तीनों टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएगा लाइंस एंड प्लेन्स, वो आपका नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब दिखता है, सब आराम से दिखता है, याद करने की चीजें कम है बट कम है। एंड उसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें पूरे मेंस के पेपर में, लाइंस एंड प्लेन। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, जो वेक्टर और 3D है मिलाकर, और वो बहुत आसान जाएगा अपने लिए, ठीक है। तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपका कैलकुलस का एंडिंग पार्ट है। ये चारों चैप्टर करने के बाद अपना कैलकुलस खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसमें से अब मैं आपको बताता हूँ इन इन चारों में सबसे आसान चैप्टर जो है वो थर्ड वाला है, सबसे आसान चैप्टर ये थर्ड वाला है। और उसके बाद अगर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखूं मैं तो सेकंड वाला जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इट इज ऑल्सो ईजी। इसको भी अपन आराम से इजी में रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने जितनी मेहनत करी है ना, वो डिफाइन करता है कि आपका ये दोनों चैप्टर कैसा जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने, सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं अलग से ही बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन इंटीग्रल कैलकुलस का। सबसे पहला इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का अगर आपको चार्ट चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हैं तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, अपने पास रखना, है ना। 2 चीजें मैं बताऊंगा, अपने पास हमेशा एक प्लेन पेपर रखना, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आपका शॉर्ट नोट जो है क्लास में बन जाए सारा। कुछ भी ट्रिक बताया आपने क्लास नोट्स में भी लिखा और प्लेन पेपर में भी लिखा, तो आपका सब रेडी हो जाएगा। खुद की हैंड राइटिंग में लिखोगे जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ओके, देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक और चीज मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे आ रहे हैं क्लास में वो एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, है ना, अनलेस अनटिल बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी आ जाए आपकी, ठीक है। हमारा ये टारगेट होगा कि ऑफलाइन क्लासेस जब तक भी चले तब तक में अपना सिलेबस तो हो जाए, ठीक है। भले ही हम लोग फिर उसके बाद रिवीजन ऑनलाइन करना पड़े बाय चांस, है, दैट इज ओके। चलिए तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिखते हैं।
थोड़ा रिफिल कर लेने तो बहुत लिखना पड़ेगा। उल्टा रख दिया ना, वो अपने आप चला जाएगा, अब तक जा चुका है वो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितनी एडवाइस दी उसके अलावा एक और एडवाइस दूंगा कि 3 कलर के पेन रखना है आपको, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ठीक है। एंड ट्रस्ट में आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपको अपने पुराने नोट्स दिखाता, आज मैं लाया नहीं हूँ। पुराने मतलब जो मेरे समय के थे कोचिंग के नोट्स, बहुत अच्छे से बनाए थे। आई हैव वन, पर्पल और पिंक है। आई यूज्ड टू हैव वन, अभी फिलहाल है नहीं मेरे पास। अभी ये भी तुमने भी क्या डाउट पूछ लिया। रेड में वो एक जेल पेन आता है, एक जेल पेन आता है रेड का, जेल ही यूज करना, बॉल में मजा नहीं आता। ग्लिटर विटर मत ले आना, ये क्लासमेट वाला है। हाँ ये तो अच्छा ही चलता है। चलिए, हाँ तो इसीलिए तो तुम लड़की हो। यहाँ यहाँ बेचारे पूछ रहे कि रेड वाला कौन सा यूज करे तो। तुम लोगों को सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर में भी बहुत मजा आएगा इन लोगों को। रेड, क्रिम्सन रेड, ब्लड रेड, पंजेंट रेड, पता नहीं क्या क्या होता था। हाँ लिखिए, तो सबसे पहला टॉपिक होगा, आवाज नहीं बिल्कुल भी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है वही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां पे टाइटल भी वही लिखूंगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमारा टाइटल हुआ। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि आपने अगर कंप्लीट मेरे नोट्स फॉलो करें स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपका बोर्ड एग्जाम में पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको एक और मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आसान है इंटीग्रेशन के, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे खासे है, आप उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज करोगे ना, 40 क्वेश्चन है उसमें, एटलीस्ट 1 से 2 दिन लगता है वो क्लास में पूरा डिस्कस करने में मुझे, अगर मैं सारे क्वेश्चन क्लास में कराऊं तो, ठीक है। ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के तभी आप कर पाओगे जब आपने क्लास में सब कुछ अच्छे से पढ़ा हो, है ना। तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो बोर्ड एग्जाम में ना आ रही हो, समझ रहे हो। तो जेई और बोर्ड दोनों कवर हो रहे हैं यहाँ पे, हर चीज का ध्यान रखें आप। तो खासकर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, आप लोगों का सिलेबस जो है थोड़ा सा और ज्यादा ही होता है, ठीक है। कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो सीबीएसई में नहीं पूछता, लेकिन आपने तो पूछेगा ही पूछेगा, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल देता हूँ सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अपन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप आराम से निकाल देंगे, 3x² आ जाएगा, सही है। अच्छा, अच्छी बात है। अब इसका अपन उल्टा सोचते हैं, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करा तो 3x² आया, मतलब डिफरेंशिएशन का जो आंसर है 3x², अब उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे ना तो एक्स क्यूब आना चाहिए। मतलब ये जो 3x² है, इसको अगर आपने दोबारा इंटीग्रेट किया तो आपका आंसर अब एक्स क्यूब आना चाहिए। ये होता है इसका मतलब इंटीग्रेशन का, कि आपने जिस चीज को डिफरेंशिएट करा है उससे जो आंसर आया है, दोबारा उसको इंटीग्रेट करोगे तो वही आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा अपन अच्छे से समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि थोड़ा स्क्रैच से सोचते हो। आपको ये सोचना है, सेम चीज मैं दोबारा लिखूंगा, 3x² dx। अच्छा, मैं आपको है ना इंटीग्रेशन का नोटेशन जो है वो बताना चाह रहा था, मेरे को एकदम ध्यान से उतर गया। इंटीग्रेशन का जो नोटेशन होता है, खैर फिजिक्स में अपन ने जो पढ़ा है उसमें आपको पता ही होगा कि ये सांप वाला साइन जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। इसमें अपन जो अंदर फंक्शन लिखते हैं उसको अपन इंटीग्रैंड कहते हैं। ये सब फालतू चीज़ें कोई जरूरत नहीं है। ये dx का मतलब ये नहीं होता है कि dx मल्टीप्लाइड, dx का मल्टीप्लाइड मतलब होता है कि फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है ना। ऐसे आप मल्टीप्लाइड भी बोल दोगे तो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ उसका मतलब अपने को अंदर अंदर पता होना चाहिए
कि दिस मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा अब हमको सोचना कैसे होता है कि ये अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो ये है, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सबका ध्यान आगे होना चाहिए। हमको ऐसे सोचना है कि ये वाला जो फंक्शन है 3x², ये किसका डिफरेंशिएशन है। क्या सोचना है, 3x² किसका डिफरेंशिएशन है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो 3x² तो x³ का डिफरेंशिएशन रहा होगा, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव अपन ने देखा ना करके, 3 नीचे आएगा और ऊपर x² हो जाएगा। तो अपने को डिग्री देख के एक आइडिया लग जाता है कि अगर यहीं पे लिखते हैं, अगर मैं जैसे कि इंटीग्रेशन x² का कर रहा हूं तो उसका आंसर है ना क्यूबिक आना चाहिए। ठीक है, खैर अपन उतना नहीं सोचते, बस इतना सोचेंगे कि 3x² किसका डिफरेंशिएशन है, तो x³ का डिफरेंशिएशन है। तो मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। और आगे देखते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5x⁴ dx, मतलब 5x⁴ जो है वो किसका इंटीग्रेशन, वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो हमने क्या सोचा कि x⁴ है और बाहर 5 है, तो आराम से सोचने में आ रहा है कि हाँ x⁵ का डेरिवेटिव लिखा है तो बड़ा आसान है, तो इसका आंसर क्या होगा, x⁵ होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आप इसको सोचेंगे कैसे। आपको ये सोचना है कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, ln x का। 1/x ln x का डेरिवेटिव है, मतलब इसका आंसर जो होगा वो ln x होगा। सोचा कैसे अपन ने, ये जिसका डेरिवेटिव होता है ना वही आंसर होता है। ठीक है, अच्छा इस प्रोसेस को थोड़ा आगे ले जाते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे से आर्ग्यूमेंट करने लग जाएंगे कि सर 3x² है, ये आपने कहा x³ का डेरिवेटिव है, बिल्कुल सही है, लेकिन x³ का डेरिवेटिव जो है, जैसे कि x³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 3x², लेकिन अगर मैं ये वाला फंक्शन लेता हूँ x³ + 5, कुछ कांस्टेंट ले लिया मैंने रैंडमली, इसका भी डेरिवेटिव अगर अपन निकालते हैं तो क्या आएगा, 3x² + 0, x³ का आएगा 3x² और 5 तो कांस्टेंट है। अलग अलग कर सकते हैं ना डिफरेंशिएशन, किसी को डाउट तो नहीं है, x³ का अलग कर सकते हो, 5 का अलग कर सकते हो, तो 5 का करोगे तो 0 आएगा। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि 3x² जो आंसर है ना, 3x² है वो किसका डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव x³ का भी हो सकता है, x³ + 5 का भी हो सकता है, अच्छा x³ + 6 का भी तो हो सकता है। सोच के देखो, x³ + 6 का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर भी अपने को क्या मिलेगा, 3x² ही मिलेगा। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो, उसका डेरिवेटिव हमेशा 3x² ही आएगा। तो यहां से फिर एक एम्बिग्यूटी आई कि यार आप सिर्फ x³ नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या पता जिस फंक्शन का ये, ध्यान से सुनना, जिस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन में कांस्टेंट रहा हो, क्या पता यहाँ पे वाकई में कुछ एडेड रहा हो, +3 रहा हो, +4 रहा हो, +5 रहा हो, क्योंकि उन सबका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो भी रहा होगा वो तो आएगा 0, है ना। तो हियर यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमने कहा कि चलो कोई टेंशन नहीं है, जो भी आंसर आएगा उस पर आज के बाद हमें कांस्टेंट लगा दिया करेंगे। क्या पता असल फंक्शन में कांस्टेंट वाकई में रहा हो, तो हमें कांस्टेंट लगा दिया करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने फिजिक्स में भी शायद की होगी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो आज के बाद से हमें एक हैबिट बनानी है कि जब भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जिसमें लिमिट्स नहीं होती है, तो उस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमेशा जो आंसर आएगा उसमें कांस्टेंट आपको लगाना ही लगाना है बाय डिफॉल्ट, इसको भूलना नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जेई में अगर आप भूल गए तो आप कहीं ना कहीं तो पिक कर लोगे ऑप्शन में देख के, या फिर कांस्टेंट जब तक यूज में नहीं आ रहा है तब तक। ठीक है, तो 5x⁴ ये x⁵ का डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि x⁵ प्लस कोई भी कांस्टेंट करोगे तो भी उसका डिफरेंशिएशन यही आना है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। तो हर आंसर में आप +c लगाएंगे आज के बाद से, हर आंसर में +c लगाएंगे। ओके नाइस, थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं हम लोग, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 2x dx, 2x किसका डेरिवेटिव है, x²। हाँ, लेकिन x² + c बोलना चाहिए अपने को, क्योंकि एक कांस्टेंट भी हो सकता है, अब c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ रहा है, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आता है उसमें कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, दैट कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग। तो अगर वो कांस्टेंट का वैल्यू 1 हुआ तो हम देखेंगे क्या हो सकता है, 2 हुआ तो देखेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले अपने को ये रियलाइज करना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आ रहा है वो अपने आप में एक फंक्शन है,
क्या है अपने आप में, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक फंक्शन है ना, जिसका एक ग्राफ बनता होगा, हर फंक्शन का एक ग्राफ है। इसका ग्राफ कंपैरेटिवली बहुत आसान है, अपन ने बनाया है बार बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर सी का वैल्यू 0 रहा, अभी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, अपने को थोड़ी पता है, तो सी का वैल्यू 0 रहा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सही बात है क्या? अच्छा, सी का वैल्यू मान लो मैंने 1 कर दिया, तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, ऊपर या नीचे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया अगर मैंने, तो ऊपर जाएगा, मतलब अगर सी का वैल्यू 1 हुआ तो ग्राफ ऊपर रहेगा। अच्छा, सी का वैल्यू अगर 2 रहा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, और ऊपर जाएगा। सी का वैल्यू अगर मान लो 3 रहा तो ग्राफ और ऊपर जाएगा। अच्छा, सी का वैल्यू अगर -1 रहा तो ग्राफ नीचे आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर आंसर आया है ना, ये बहुत सारे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। सी की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग ग्राफ आएंगे। 0 के लिए ये ग्राफ आएगा, 1 के लिए ये आएगा, 2 के लिए आएगा, 1.5 के लिए कहीं बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर आया है, वो कोई पर्टिकुलर कर्व आ रहा है या फैमिली ऑफ कर्व आ रहा है? फैमिली ऑफ कर्व आ रहा है। फैमिली क्यों बोल रहे हैं? ये एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर, उसकी फैमिली है, उसमें आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो तो बस वही ऊपर नीचे आपको ग्राफ मिलता जाएगा। तो आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो भी आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है। इस बात को हम लोग लिखेंगे। देखिए, द फाइनल आंसर ऑफ indefinite any indefinite integration will always represent a family of curve। ठीक है, अगर आपने ये चीज नहीं लिखी है तो उसको नीचे लिख लेना, ये वाला जो पर्टिकुलर एग्जांपल है ना, उसको नीचे लिख लेना, a family of curves for different values of c। ठीक है, for different values of c। एग्जाम्पल गिवन लिखें, एग्जाम्पल गिवन, ये वाला लिख डालो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल कुछ अच्छा सोचते हैं ना, कांस्टेंट ले लेते कुछ। अच्छा, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है, बट अभी अपन ने बेसिक इंटीग्रेशन बिल्कुल यूज ही नहीं करा। हम लोगों ने बस सोचा है कि ये किसका डेरिवेटिव है, हाँ वो आंसर आ गया, 5x⁴ x⁵ का डेरिवेटिव बस। तो इसको आपने लिख लिया होगा। एक और ये वाला लिखा ना, 1/x dx। ठीक है, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा, ln x प्लस सी। मतलब आपको क्या मिलेगा, ln x का ग्राफ मिलेगा। क्या आपको ln x का ग्राफ आता है? ln x का ग्राफ ऐसा होता है ना, सही लिखा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट पे 1 ऐड कर दिया तो क्या होगा, कोई एक अच्छा पाइवोटल पॉइंट पकड़ लो, ये वाला पॉइंट अच्छा है, x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट है, 1 है। तो अगर मैंने ln x प्लस 1 लिख दिया, पूरे फंक्शन में 1 जोड़ने का मतलब क्या होता है, पूरा फंक्शन आपने एक यूनिट ऊपर उठा दिया। पूरे फंक्शन में 1 घटाने का मतलब क्या होता है, पूरा फंक्शन एक यूनिट नीचे कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, ऐसे याद आ गया। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 जोड़ दिया बाहर, तो पीरियड चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि बस ग्राफ ऊपर उठा है, ग्राफ का जो रिपीटेशन का इंटरवल है वो नहीं बदला है। ठीक है ना, वैसे तो याद होगा कि पीरियड कब चेंज होता है। यहाँ पे अगर 3x लिख दिया तो 2π/3, यहाँ अगर 3 लिख दिया तो सेम रहेगा, ये मतलब इट वोंट चेंज, ये वाले 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो नाइस, ग्राफिकल फीलिंग अपने को पूरा होना चाहिए। ओके, तो अगला ग्राफ जो बनेगा अपने पास, दैट विल बी ln of x प्लस 1। एक यूनिट इसको ऊपर पहुंचा देंगे, तो एक यूनिट अगर आप सेम ग्राफ को ऊपर पहुंचाते हो तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, है ना। देखते हैं ना, हाँ क्योंकि क्यों 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 क्रॉस नहीं करेगा, x नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने जल्दी क्रॉस करा दिया इसको, थोड़ा ऊपर चला जाएगा बस, ऐसा सोच लो। ठीक है, मतलब फैमिली मिलेगी बहुत सारी, अपना को ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं उस चीज़ से, विल गेट अ लॉट ऑफ फैमिली ऑफ log x।
ठीक है। अच्छा, तो अपन इसको जनरलाइज कर दे क्या? देखो जनरलाइज कर देंगे अगर अपन, तो क्या हो जाएगा, देखिए इन जनरल, इन जनरल इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक से बैठो आदि। इन जनरल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? तब आगे देखेंगे। क्या सोचना है आपको, एफ डैश किसका डेरिवेटिव है? तो एफ डैश किसका डेरिवेटिव है? एफ ऑफ एक्स का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट तो आपको लगाना ही लगाना है। क्या नहीं, फंक्शन पता ही नहीं अपने को क्या था। मैंने अभी आपको क्या दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² दिया था ना। तो इसका मतलब 3x² किसका डेरिवेटिव होगा? आपने बताया x3, लेकिन x3 प्लस कोई भी कांस्टेंट करेंगे तो भी उसका डेरिवेटिव वही आएगा। तो अपन ने यहाँ से x3 कहाँ पता था अपने को, इधर पहले से थोड़ी पता था, हमने यहाँ से देख के आइडेंटिफाई करा कि हाँ एक क्यूबिक होगा, फिर उसमें कुछ कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी। नहीं नहीं, हमको नहीं पता कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या होगा। फंक्शन क्या होगा एग्जैक्टली नहीं पता है। हो सकता है कि फंक्शन सिंपली एफ ऑफ एक्स रहा हो सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 रहा हो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी एफ डैश आएगा ना यार। यह हो सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस 7 रहा हो, एफ ऑफ एक्स माइनस 20 रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को एक सी तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। हाँ फंक्शन ये जो आप बोल रहे हो ना कि एफ ऑफ एक्स कुछ रहा होगा, वो तो बिल्कुल यहाँ पे रहेगा, बट हाँ उसके साथ एक कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इन जनरल अपन ने इस चीज को लिखा है यहाँ पे। तो अपन क्या कर सकते हैं ना, इसके जनरलाइज्ड फॉर्मूले यूज करके अब यहाँ पे एक, इसका मतलब क्या हो गया मैं लिखवा देता हूँ, एक डेफिनेशन लिखवानी थी मुझे। लिखो पहले ये लिख लो। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन भी एफ डैश एक्स होगा, या ऐसे लिख लो सिंस अब है ना अपन काम की चीज देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट यू कैन राइट मेनी फॉर्मूले। देखो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट वी कैन राइट सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। यहाँ से आपका चैप्टर ठीक तरीके से चालू होता है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको फॉर्मूले लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो विल गो विद द सीक्वेंस। सबसे पहला फॉर्मूला जो रहेगा अपना, कौन गा रहा है भाई ये गाना? एक्स की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो क्या रहता है, आपको ऐसे सोचना है। मान लो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन। सबकी नजर आगे रहनी चाहिए। आपको क्या सोचना है कि एक्स की पावर 5 किसका डेरिवेटिव रहा होगा? किसका डेरिवेटिव रहा होगा? हाँ बेसिकली यार एक्स की पावर 5 का बता, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, 1 डिग्री कम हो जाती है ना डिफरेंशिएट करने के बाद। तो ये जिसका भी डिफरेंशिएशन रहा होगा वो पावर 6 का पॉलिनोमियल रहा होगा। तो आपको क्या लग रहा होगा कि एक्स की, पहले तो ये सोचोगे कि एक्स की पावर 6 होना चाहिए, लेकिन एक्स की पावर 6 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे वाकई में, तो वो 6x की पावर 5 आएगा। लेकिन अपने को तो सिर्फ x की पावर 5 चाहिए, है ना। तो एक एक्स्ट्रा 6 आ रहा है, वो अपने को हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप क्या सोचोगे कि x की पावर 6 जो है कहीं उसी का डेरिवेटिव तो नहीं है ये, लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं है ये, उसमें एक 6 आ रहा है। तो वो 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, एक 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो आपका जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे पावर 6 जो लिखा है अपन ने, उसमें आप 6 से डिवाइड कर दो ऑलरेडी। और एक कांस्टेंट तो मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, 6 से डिवाइड क्यों करा उसका मीनिंग अपन समझते हैं। अब ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, इसी का डेरिवेटिव ये है। आप आराम से देखिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा तो 6x टू द पावर 5, और नीचे एक 6 अपन ने पहले से रख रखा है,
पहले से ये वाले 6 का इंतजाम कर रखा है कि जैसे ही इधर 6 आएगा उसको ये काट देगा, तो अपना आंसर ये x की पावर 5 आ जाएगा। हमको एक ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसका डेरिवेटिव x की पावर 5 हो, और वो फंक्शन ये है ना। कांस्टेंट तो खैर हो ही सकता है। तो ये मैंने x की पावर 5 के लिए जो चीज़ लिखी है वही चीज़ आप आगे भी सोच सकते हो। मान लो मैं आपको बोलता हूँ x की पावर 4 के लिए सोचो, तो यू कैन थिंक कि x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट। 5/5 क्यों करा, क्योंकि पावर 4 है। पावर 4 कब आता है डिफरेंशिएशन में, जब असल में पावर 5 रहा हो, है ना, 1 डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये x की पावर 5 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो 5x की पावर 4 आएगा। और ये वाला जो 5 है, ये वाला जो 5 है, इसको काटने के लिए अपन ने यहाँ पे एक 5 का इंतजाम कर रखा है, ठीक है। तो लिखेंगे अपन x की पावर में n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये जनरलाइज्ड हो गया ना एक तरीके से, कि अगर यहाँ पावर 5 है, अगर पावर 5 है तो क्या आया इधर आंसर में, x की पावर 6/6। पावर 4 है तो x की पावर 5/5, मतलब पावर n है तो x की पावर में n+1/n+1। ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? Yes, sir. ओके, यस 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 यस। चलिए, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया अपना। सेकंड फॉर्मूला जो हो जाएगा दैट विल बी, अच्छा इसमें ना एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है मैं आपको बता देता हूँ कि n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, ठीक है। सब हो जाएगा, बस -1 नहीं हो सकता, उसका रीजन बताऊँ। और n का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम -1। इसको ऐसा लिख देंगे तो ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। मतलब एनी रियल नंबर का मतलब सुनो तो सही, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, यहाँ पे हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। दोबारा आके पूछोगे मेरे से ये डाउट, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है इंटीजर हो, ठीक है। अच्छा अच्छा, n का वैल्यू अगर -1 हो गया तो क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगी क्वांटिटी। तो n का वैल्यू -1 होने का मतलब है कि देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर n का वैल्यू -1 होता तो आपके पास क्या था, x की पावर में -1, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन अपन ऐसे नहीं करते, उसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकालते हैं, जो कि होता है ln ऑफ x। कांस्टेंट हम डेफिनेटली यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, a की पावर x का इंटीग्रेशन देखते हैं हम। सर कल कॉलेज का मैसेज आया है कि कल कॉलेज में जाना है, 8:30 को बोर्ड्स के फॉर्म को फिल करने, चले जाए। ऑल द बेस्ट। Here n can't be -1, right? Yes, it cannot be -1। कॉलेज चले जाओ 8:30 बजे, क्या दिक्कत है, मैं तो वैसे भी आपकी क्लास लेट होती है। अब फिजिक्स भी होगा सर कह रहे हैं ना, कि नहीं कह रहे? नॉट, अच्छा ठीक है। a की पावर x का इंटीग्रेशन किसी को याद है क्या, ऐसी मेमोरी पे? सब पढ़ रखेगा तुमने ये सब? इंटू ln है अपॉन ln है। अच्छा सोचो,
ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है अपने को। इसका मतलब क्या है, रिवर्स प्रोसेस में सोचेंगे कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ए की पावर एक्स होता है। ए की पावर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? जैसे कि 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स किसका डेरिवेटिव होगा? विवेक को बताओ, यूनिफॉर्म में 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अच्छा हाँ, विवेक तुम यार मतलब अपने स्कूल के, हाँ यूनिफॉर्म ही नहीं है। अरे मैं बोल रहा व्हाइट शर्ट पहन के जाऊँ। उनका यूनिफॉर्म क्या है? हमारा जो इंटीग्रेटेड बेस्ट था, मतलब हमारी जो मैथ्स मैम थी ना, उनको बोला भूख लगी है, वो बाहर जाके पैटिस डोनट्स जो इसने हाथ से तोड़ा और पूरे क्लास में अंदर ये ठीक है। अब बताओ मेरे को, तुम ही बताओ पैटिस वाले आदमी, ए की पावर एक्स किसका किसका डेरिवेटिव है? ए की पावर एक्स अपॉन ln a। देखो पहले तो ये बताओ मेरे को कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इनटू, पक्का? अच्छा, तो मतलब ए की पावर एक्स, देखो अपन ने देखा कि ए की पावर एक्स जो है ना, वो किसी ना किसी के डिफरेंशिएशन में तो आता है। किसके डेरिवेटिव में आता है? ए की पावर एक्स के ही डेरिवेटिव में आता है, लेकिन साथ में एक ln a आ जाता है। हमको क्या चाहिए कि ए की पावर एक्स चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, ln a नहीं चाहिए। तो हमने क्या सोचा कि ए की पावर एक्स किसका डेरिवेटिव है वो निकालना है ना। तो ए की पावर एक्स बेसिकली ए की पावर एक्स का ही डेरिवेटिव है, लेकिन उसमें एक ln a एक्स्ट्रा आ जाता है ना। तो हम पहले से एक ln a डिनोमिनेटर में रख देते, क्यों? अब आप इसको RHS को, प्लस ही आएगा उस पर टेंशन मत लेना। अब आप RHS को डिफरेंशिएट करोगे जब, तो ये 1/ln a तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ए की पावर एक्स इंटू ln a, और वो जो ln a एक्स्ट्रा आया उसको काटने के लिए बैठा हुआ है ना, ln a अपन ने पहले ही रखवा दिया, मतलब इसका डेरिवेटिव डेफिनेटली ये होगा। ठीक है, अच्छा तो ए की पावर एक्स अपॉन ln a प्लस, अच्छा वो अपन ने जो जो पढ़ा उसको एक बार समराइज करूंगा मैं, उसको समराइज ये करूंगा कि नहीं नहीं कुछ खास नहीं, टेंशन मतलब इतना कुछ नहीं होगा, केमिस्ट्री थोड़ी चल रही है, कुछ लिमिटेशन नहीं है। अच्छा अपन डिफरेंशिएशन जब करते थे ना, तो क्या होता था कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी। जैसे कि x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन करा अपन ने, तो ये 9 क्या होगा, पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर 1 कम हो जाती थी, 8 हो जाता था। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर मल्टीप्लाई नहीं होता है और पावर 1 कम भी नहीं होता है, पावर 1 बढ़ जाता है, और जो पावर बढ़ता है वही का वही डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पावर n+1 हुआ है, पहले पावर n था तो n+1 हुआ है, और वही पावर अब डिवाइड हो गया है ना, थोड़ा सा उल्टा चलता है इसमें खेल। अच्छा सेम चीज आप ln के लिए, सॉरी a की पावर x के लिए भी सोच सकते हो। a की पावर x में जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, ln a मल्टीप्लाई होता था, है ना, ln a मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इंटीग्रेशन करोगे तो ln a डिवाइड होगा, log a डिवाइड होगा, थर्ड वाला। ठीक है, अच्छा इसी का मैं फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्या लिखूंगा बताओ, गैसेस? e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। अब e लिखो या a लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर कायदे से क्या आना चाहिए, e टू द पावर x अपॉन ln e आना चाहिए। आंसर तो ln e आना चाहिए नीचे, लेकिन ln e जो है वो खुद 1 होता है, इसलिए हम इसका आंसर सिर्फ e टू द पावर x लिखते प्लस कांस्टेंट, यहां तक लिख डालो। क्या चीज, क्या सुबह का? कल कॉलेज जाओगे तुम लोग? जल्दी करके आ जाना ना, क्या है? अच्छा लिसन, हाँ मैं आपको क्या बता रहा था
ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा फॉर्मूला हो गया, फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए ना, अब इसमें कुछ बच रहा है क्या? रिमाइंड मी समथिंग। ई टू द पावर एक्स हो गया, ई टू द पावर एक्स हो गया, और कुछ बच रहा है अपने पास? आई थिंक हो गया, सब कुछ हो गया ना। हाँ, अब अपन चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। सम स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। अच्छा, मैंने आपको प्री रिक्विजिट में एक चीज और बतानी थी कि आईटीएफ भी आपको आना चाहिए। दूसरा, आपको फंक्शंस भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। फंक्शंस चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेलिंग देख रहे हो? ऐसे देख रहे हो? इंटीग्रेट अच्छा है, इंटीग्रेशन। बड़ा परेशान हो रहा है यार वो। फंक्शंस आपको सारे अच्छे से आने चाहिए, जैसे कि जीआईएफ क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और आती है आपको, इसलिए मैंने ज़्यादा लोड नहीं लिया। आती है ना? नहीं? हाँ, देखिए सम स्टैंडर्ड इंटी क्या सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। सबसे पहला लिखेंगे अपन कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये कॉस एक्स वाले नर्क में जाएंगे सारे, है ना। इसमें एक माइनस आता है, वो आपको ये तो फिजिक्स में पढ़ाया होगा है ना। ये तो मेरे को भी आता था 11th क्लास में। तो साइन एक्स का अच्छा माइनस क्यों आया, उसका भी रीजन है। हाँ, क्योंकि cos x का अपने को ही देखना है कि sin x किसका डेरिवेटिव। sin x cos x का डेरिवेटिव है, लेकिन cos x के डेरिवेटिव में माइनस आता है। बेसिकली अपन ने -1 से डिवाइड किया होगा। खैर, उतना मैं डिटेल में अब नहीं घुसने वाला हूँ। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस sin x वाले फिर से नर्क जा रहे हैं। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन हो गया, cos x का इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, अब है ना आपके लिए, रुको रुको, ये tan वाला कौन है? अभी tan की बारी नहीं आई है ना, दैट कम्स लेटर। नाउ इज नॉट द टाइम फॉर फियर। tan का इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखना पड़ता है। हाँ, इंटीग्रेशन नहीं नहीं, एक्चुअली वो हो जाएगा। tan का इंटीग्रेशन के लिए अपने को वो सीखना पड़ेगा, जिसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं सिखाऊंगा आपको, अभी नहीं सीखेंगे अपन। क्या क्या? हाँ, वो अपन करेंगे। तो ये हो गया साइन एक्स, फिर हो गया कॉस एक्स। अब हम बात करेंगे tan एक्स और कॉट एक्स की, तो नहीं करने वाले, उनका इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आप सोचो ना, tan एक्स किसका डेरिवेटिव है? सोच के देखो, किसका डेरिवेटिव है? हाँ, tan एक्स जिसका डेरिवेटिव है, वो फंक्शन इतना आसान नहीं है ना ना। तो वो अपन बाद में करेंगे। तो काम की चीज ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये खूबसूरत है। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसी ना किसी का डेरिवेटिव होता है ना। तो tan x का डेरिवेटिव होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, ये चीज जो आप लिख रहे हो ना, इसके राइट वाले कॉलम में जगह छोड़ना है आपको। ठीक है, राइट वाले मतलब जब आप पेज में लिख रहे हो, तो आप ऐसा करना कि आपके पेज के राइट हैंड साइड में जगह रहे इनफ, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक कॉलम बनवाऊंगा, और फिर कुछ कुछ अपन यहाँ भी करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? tan x, और कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। क्यों tan x आया? क्योंकि tan x का ही डेरिवेटिव सेकेंट स्क्वायर एक्स होता है। और अगर मैं अब इस चीज को ऐसे लिखूं कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स आएगा प्लस सी। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगर अपन। अब मैं आपके सामने ये लिखता हूं, एक और खूबसूरत चीज, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स इंटू टैन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? मतलब किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक एक्स का। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, याद है ना सारे डेरिवेटिव। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस आएगा। अच्छा, तो माइनस क्यों लगाया? क्योंकि कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट होता है, लेकिन माइनस भी आता है उसमें, तो माइनस को बैलेंस करने के लिए लगाया गया। सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल ट्रिक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ऑर्डर जो है, कोई बात नहीं, ये जितने भी जिसका आंसर सी से आ रहा है ना, सी, सी और ये सी, ये सारे नेगेटिव वाले आते हैं। अगर आपके आंसर में सी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
तो उसमें एक नेगेटिव सिंबल आएगा, आराम से याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स सी से स्टार्ट होता है, तो आप माइनस साइन भूल भी जा रहे हो तो आपको याद आ जाएगा कि अरे सी से स्टार्ट होता है। सिमिलरली आप सारे में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा, और कोई फॉर्मूला अगर मैं भूल रहा हूँ तो लेट मी। सेवेंथ फॉर्मूला लिखिए। वैसे क्या है ना कि आई वांटेड टू, कोई बात नहीं, ये लिखा मैंने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब लिखिए स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, मतलब जिनका आंसर ITF आता है वैसा कुछ है ना। और तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और इसका इंटीग्रेशन आते हैं। चलो, सबसे पहला वाला बताइए मुझे कि ये किसका डेरिवेटिव है। याद है ना सबको, जो भूल रहा है भाई उसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। कांस्टेंट तो लगाना ही लगाना है आपको। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, और ये किसका डेरिवेटिव है। कॉस इनवर्स में और साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में बस एक माइनस का फर्क होता है, एक माइनस है तो कॉस इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये किसका है, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स आएगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। फिर अपन आगे बढ़ते, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव का अगर मैं लिख देता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cot इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी। और आगे बढ़ते हैं अगर अपन 1/, इंटू बताइए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, मैं दो चीज लिखता हूँ आपके सामने, मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद है। देखो, एक तो बचा है कोसेक इनवर्स, एक बचा है सेक इनवर्स, तो कौन सा कोसेक इनवर्स आएगा, माइनस वाला सी वाले होते हैं सारे, ये देख रहे हो माइनस वाले सारे सी से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं। तो जो बिना माइनस वाले हैं वो सी से स्टार्ट नहीं होंगे, ये कोसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सब कुछ वर्टिकल लिखना है, ऐसे साइड में मत लिख देना, एकदम वर्टिकल लिखना पूरा ऊपर से नीचे तक, पूरी जगह चाहिए मेरे को सेकंड कॉलम में। क्या होगा कोई बात नहीं, अभी तुमने यार सबके सब रूल पेजेस यूज करते हो ना यहाँ पे। केमिस्ट्री में लगता है, मैथ से क्या बिगाड़ा तुम्हारा। अच्छा, ये वाला जो आंसर लिखा है मेरे सामने, इसमें ध्यान से देखना है ना, हो सकता है आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूंगा तो आप रोने लग जाओगे क्या, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, सोच कर देखो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कैसे लिखा मैंने, यार देखो, ये वाला माइनस जो है इसको यहाँ पहुंचा दो, माइनस तो इधर उधर अपन पहुंचा सकते हैं ना इक्वेशन के, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और वो कर सकते हैं अपन, बट मैं लिखवा दे रहा हूँ एक जगह आपको, ताकि आपको ऑप्शन में कभी मैच करने का मौका मिले इस तरीके से। ये इतना तिरछा कैसे हो जाता है। यहाँ लिखना और वहां लिखने में फर्क होता है, वो तो खैर टाइम के साथ साथ आ जाता है।
ओके, यहाँ पे माइनस है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिखेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ indefinite integration। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं अपन। नहीं 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 नहीं, बताऊंगा मैं बाद में। देसी ट्रिक्स भी नहीं है, उसको छोड़ के रखो बस अभी। आप कुछ खास चीज नहीं है, बट वो मैं चाहता हूँ कि आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखें। बार बार क्या नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे ना, फिर वो नहीं बढ़ाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये होता है कि किसी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो एक कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट जो है बाहर आ सकता है, ये सब अपने को पहले से पता था, इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी की कांस्टेंट जो होता है उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हो, अंदर रख सकते हो, जहां आपका मन है वहां रखो। ठीक है, दो फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन अपन निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन के सम का, तो आप इनका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लिख सकते हो। मतलब पहले इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ सॉरी, एक्चुअली जो ये कहना चाह रहा हूँ समझ रहा हूँ कि आप ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो। थैंक यू। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या माइनस जी ऑफ एक्स को आप क्या कर सकते हो, पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, फिर प्लस साइन या माइनस साइन, फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब भी अपने को पता है। तो यहाँ पे नहीं नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। दिस इज वैलिड फॉर more than one functions as well. Also, f1x plus f2x plus f3x, अगर अपने पास इतने सारे फंक्शंस आ जाए, स्टिल fnx है ना, उसका इंटीग्रेशन अपने को करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर सकते हो। f1x dx f2x dx प्लस f3x dx प्लस लास्ट में fnx dx। ठीक है, मतलब इसको मैंने जनरलाइज करके ज्यादा फंक्शंस डाल दिए अगर, तो भी आप कर सकते हो। ये सारी बातें इतनी आसान है कि अपन इसमें कुछ चर्चा करेंगे ही नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला लेक्चर जो है अपना बहुत बेसिक रहेगा। कुछ खास आपको मैं ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको नहीं पता हो। ये सब की सब चीज़ें अपने को पहले से पता थी। ठीक है, बट बहुत काम आएगा अपने को। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, बस खत्म, प्लस 6। इसको आप सिंप्लीफाई करते रहिएगा। ठीक है ना, ओके। कुछ भी यहाँ पे नंबर हो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ एक्स की पावर में माइनस ऑफ 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा इसका आंसर बताइए मुझे। मतलब नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है ना, फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया एक्स की पावर में -1 dx तो क्या आ जाएगा, क्या बात है, इतनी तेज नजर। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो 1 + x का होल क्यूब, होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है,
नहीं समझा मैं। अच्छा हाँ, ये कांस्टेंट। हाँ यार, ये भी एक अलग टेंशन चलेगा अपने साथ बहुत लंबे समय तक। प्लस कांस्टेंट आपको है ना भावनाओं समझ के खुद ही लगा देना। कई बार मैं ऐसा डीएक्स लिखना भी भूल जाऊंगा, तो अपन इतने समझदार है कि हम लोग पता कर लेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है। ये वाला कैसे करोगे? फंस गए क्या एकदम? हम्म। कौन सा रूल? वो क्या होता है ये कह रहा है सर तो वो वाला रूल लगेगा कौन सा रूल है भाई ये? करो ना तो, करो 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 फटाफट फटाफट। ए प्लस बी का होल क्यूब आता है सबको? पक्का? नहीं आता है? सबसे पहले तो भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? अच्छा ऑन द, नहीं वो क्यूब वाला अलग था ना, ठीक है। कर दो इसको, और क्या दिक्कत है? तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को खोल देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a, वाह, बी स्क्वायर। रूट एक्स तो हर किसी के नीचे होगा, ये ऐसे मैंने बंटवारा कर दिया उसका, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया है कि ऐसे बहुत सारे फंक्शनों को सबका बंटवारा करके अलग अलग कर दो। तो मैं क्या करूंगा, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा, मतलब 1/√x का इंटीग्रेशन अलग से। 1/√x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स की पावर में -हाफ, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में अलग से। फिर एक्स की पावर 3 -हाफ, 3 -हाफ कितना आ जाएगा, 2.5, मतलब 5/2। तो एक्स की पावर में 5/2 dx, ये चमका कि नहीं चमका? एक्स की पावर 3/√x, ये होगा एक्स की पावर 5/2, सही लिखा है ना? फिर 3x का 3 बाहर कर दिया इंटीग्रेशन के, फिर x/√x कितना आ जाएगा, √x मतलब x की पावर में हाफ अगेन आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 3, ये कितना हो जाएगा, 2 -हाफ मतलब 1.5, 1.5 को प्यार से 3/2 कहते हैं। तो ये सारे आंसर अपने आ जाएंगे। अब बताइए मुझे एक्स की पावर -हाफ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -हाफ प्लस 1/-हाफ प्लस 1, ये आप सिंप्लीफाई आराम से कर लेंगे, है ना? यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर में 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर में हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1। जो पावर ऊपर 1 पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगा, यही सीखा था ना अपन ने। 3 इंटू एक्स की पावर में 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से। लास्ट ईयर मैंने क्या करा था, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, फिर उसके बाद ऑफलाइन स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सबसे पहले आके एक बच्चे से यही पूछा था कि एक्स की पावर में 3/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा। मेरे को पता था वो एक भी लेक्चर नहीं करता था, तो वो सच में नहीं बता पाए थे ये चीज़, है ना? ये सब अपने साथ नहीं होना चाहिए, ये लास्ट ईयर की बात है। हाँ, अब नाम थोड़ी लूंगा मैं पब्लिकली सबका, हाँ? नहीं है, वो तो क्लास ही नहीं आता था। आई हैव नो आइडिया मैं बताऊंगा तुमको बाद में टाटा बाय बाय। सब लोग जानते हैं क्या उसको इतने अच्छे से? वाह, सोचने तो दो भाई, जब इतना छोटी बहन की, तुम्हारी कितनी बहन है? अच्छा, छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई। वाह, हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं एक क्वेश्चन और है। एक्चुअली क्या है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लास्ट ईयर के नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, जो लास्ट ईयर उन बच्चों को दिया था। तो उसमें मेरे को बगल में दिख रहा है
कि मैंने उस बच्चे से यही क्वेश्चन पूछा था तो आंसर नहीं किया था, फिर मैंने क्लास में आते सबसे पहले उसको पकड़ा था, फिर उसने नहीं किया था। तो भाई ऑनलाइन में कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतना तो आना ही चाहिए ना यार, फिजिक्स में पढ़ा है अपन ने इतना। cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं अपन। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्लास में कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अभी देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर जा रहा है, कर लोगे? नहीं, ऊपर वाले का क्या करोगे? अरे बातें नहीं, सबर करो। सेपरेट कर दिया। सेपरेट करोगे तो cos x अपॉन 1 माइनस cos x, cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। फिर क्या करोगे भाई, फिर क्या करोगे? वो बात याद आ रही, सेपरेट कर दिया। कौन सा? cos c माइनस cos d। देखो मेंटली करके देखते हैं, cos c माइनस cos d क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। लास्ट वाला तो -2 साइन और साइन c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। आ गया? कैसे किया? बढ़िया। देखो साइन सी माइनस सॉरी cos c माइनस cos d यूज करने का मेरे को भी सबसे पहले थॉट आया था। cos c माइनस cos d करेंगे तो क्या आएगा उसमें, माइनस ऑफ साइन c प्लस डी बाई टू करेंगे, मतलब x प्लस 2x 3x बाई टू। बड़ा घटिया एंगल आ गया, और नीचे दूर दूर तक कहीं काटा पिटी का कोई नामो निशान नहीं है। फिर एक आएगा साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, मतलब x माइनस 2x, मतलब माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अच्छा, नीचे ना वो मजा नहीं आ रहा है, आप काट नहीं पाओगे। हाँ मे बी आप हाफ एंगल में कर सकते हो नीचे, इफ यू वांट कर सकते हो क्या। 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। हाँ तो कट तो जा रहा है, कट तो जा रहा है, एक साइन एक्स बाई टू कट जाएगा और 3x बाई टू और x बाई टू बचेगा ना। नहीं नहीं, वो एक एंगल 3x बाई टू है और एक एंगल x बाई टू है, तो मजा नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका देखो यार, क्या होता है कि यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos 2x है, तो क्यों ना हम इसको भी cos x में कन्वर्ट कर दें। सब cos x में होगा तो मजा आएगा ना यार। इसको cos x में अपन आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2x के आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसमें से यहाँ पर जो यूज करेंगे वो होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि ये cos के टर्म में नीचे वाला, ये भी cos के टर्म में, तो क्यों ना हम इसको भी cos के टर्म में बना दे ताकि फैक्टराइजेशन हो जाए। ठीक है, तो सबको सेम बना देना, ये एक इंटीग्रेशन का तरीका होता है, सारी चीज सेम बना देना। तो cos x माइनस यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखा मैंने cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 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 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें अपन माइनस को बाहर ले लेंगे, तो सबको मैं c लिखता हूँ, माइनस बाहर ले लिया, तो 2 cos स्क्वायर x प्लस cos माइनस 1, बता ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा।
1 माइनस कॉस एक्स dx। इसका फैक्टराइजेशन बताइए मुझे क्या आएगा। टू कॉस एक्स प्लस 1 और एक और वो मैंने माइनस बाहर ले लिया तो cos x माइनस 1 ही है। सही है, एकदम बढ़िया है। देखो अपन क्या करेंगे, देखो इधर cos x माइनस 1 और ये 1 माइनस cos x काटेंगे तो एक माइनस आएगा, वो माइनस और ये वाला माइनस कट के फिर प्लस हो गया, बचेगा 2 cos x प्लस 1। तो 2 cos x प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो अपन आराम से कर देंगे। इसमें बंटवारा कर करके आराम से इंटीग्रेशन आप कर दोगे। इसमें बताता हूँ, देखो 2 cos x को मैंने अलग करा, बता रहा हूँ, और ये 1 को अलग करा। क्या करा, 2 cos x का इंटीग्रेशन अलग करा और 1 का इंटीग्रेशन अलग से किया, और 2 cos x में भी 2 को बाहर कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x या माइनस sin x? sin x है ना, माइनस मत लगाना। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अच्छा, हमेशा जो भी आंसर आया उसमें चुपके से सी लगाना है बस। क्लियरली नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सी निकालना पड़ता है अपने। आपको बोल देगा कि इसका इंटीग्रेशन एक कर्व है जो कि पास कर रहा है 2,3 पॉइंट्स, ऐसा बोल दिया। एक कर्व है जो 2,3 से पास कर रहा है, तो मतलब इसका ये जो कर्व है वो आ गया अपने पास, दिस इज द कर्व। अब ये 2,3 से पास कर रहा है, मतलब यहाँ पे 3 रखोगे और x की जगह 2 रखोगे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वहां से आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो कई बार आपको सी निकालने के लिए वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोलता है, फिर आप समझ जाओगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, sin 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन को आप होल्ड पे रखो क्योंकि ये आराम से अपन बाद में करेंगे। मैं आपको जो चीज़ आप समझाना चाह रहा था ना, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी है ना, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा था कर सकते हैं इसको आराम से, बट जब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेंगे तो ये ओरली हो जाता है, तो मैं क्यों आपको अभी लंबा मेथड बताऊँ। वही वाली बात हो गई कि मैं आपको log ऑफ 8 टू द बेस 2 का आंसर, मतलब 8 टू द बेस 2 नहीं, सॉरी 8 टू द बेस 32, है ना। इसका आंसर मैं प्रॉपर्टी की बात बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा ना, फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तो फिर मेरे को वैसे बताना पड़ेगा कि इसका आंसर आप x मान लो, फिर 8 की जगह लिखो 32 की पावर x, फिर यहाँ लिखो 2 क्यूब, यहाँ पे लिखो 2 की पावर 5x, फिर बोलो 5x इज इक्वल टू 3। तो उसमें मजा नहीं आता ना, अभी डायरेक्टली अपन उसको प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, ऐसी वाली कुछ बात है। क्या हो गया, अच्छा डायरेक्टली अगर करना है log ऑफ 8 टू द बेस 32, तो क्या करोगे, 8 को लिखोगे 2 क्यूब और ये 2 की पावर 5, ये वाला आके मल्टीप्लाई होता है और ये वाला आके, हाँ, तो क्या आएगा log 2 बेस 2, मतलब 3/5 आ गया आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मेरे को ऐसे आउट ऑफ द ब्लू से याद आई तो बता देता हूँ, 2 नंबर के बीच में एम जी एम एच एम के बीच में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको लास्ट ईयर, ये याद है, ए इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, है ना। ये आज मैं सुबह सुबह पढ़ा रहा था उन लोगों को, तो मेरे को याद आया कि आप लोगों का मैंने एक्चुअली एक रिवीजन बनाया है आज सीक्वेंसर सीरीज का, बट मैं अभी नहीं डाल रहा उसको। हाँ, सबसे पहले अब अपन आगे बढ़ेंगे, मैं आपको 4 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहला है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। हाँ, बहुत दिन से खाली पड़ा है, बहुत दिनों से। देखिए बहुत दिनों बाद वीडियो आया है,
तो बिना लाइक करे जाइए मत, क्योंकि कहाँ जा पाओगे, नरक में जाओगे। नहीं यार ठीक है। तो दो तरह के इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्या हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है, साइन स्क्वायर नहीं साइन एक्स का आता है, और कॉस एक्स का भी आता है। मतलब अगर साइन और कॉस में पावर 1 है तो इंटीग्रेशन हमको आता है, रटा हुआ है। पावर 2 है अगर, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद पावर 3 है तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। फिर पावर 4 है तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। बस पावर 5 के बाद तो फिर अपना बाद में एक तरीका है वो बताऊंगा मैं आपको। तो पावर 2 3 4 ये आपको पढ़ाने वाला हूँ। हाँ पावर 2 कैसे करेंगे वो अपन आज पढ़ेंगे, पावर 3 कल पढ़ेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मैं चाहता हूं पहले आप लोग सोचो। अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो मतलब अच्छा अरे ऐसे थोड़ी बहुत टाइम लगेगा। सबसे आसान तरीका कि ये अच्छा अभी टाइम हो गया क्या अपना 16:03 16:05 तक है ना, मतलब 4-5 तक है ना। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये तो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक जो है वो छेड़ना चाहेंगे। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा एक cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है यार। हाँ सी भी आएगा। मैंने एक मीम देखा था इंस्टाग्राम में, एक इंसान होता है वो नर्क में जा रहा होता है, तो उससे पूछता है जो गेट कीपर होता है कि ऐसा क्या क्राइम किया था भाई तुमने, तो बोलता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के आंसर में +c नहीं लगाया था मैंने ऐसा करके एक मीम था, बहुत पुराना था। एक स्टूडेंट ने दिखाया था मेरे को 2 साल पहले, वो फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई थी और मैं घुसे ही था क्लास में, तो ऐसे सर मीम तो अच्छा लगा था मुझे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो अच्छा अगर मैंने यहाँ पे cos 2x कर दिया तो आंसर क्या आएगा। ये चीज पढ़ी आपने फिजिक्स में। समझा नहीं था, अभी समझ सकते हैं अपन। देखो सोचना क्या होता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos 2x होता होगा। किसका डेरिवेटिव cos 2x होता है, sin 2x का। यार sin 2x जो है, इसका sin 2x का डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है। हाँ हाँ अरे आ रहे ना उस बात पे, cos 2x होता है और एक 2 आता है एक्स्ट्रा, एक 2 आता है ना। तो इस 2 को हटाना है अपने को, 2 नहीं चाहिए, तो हमने क्या बोला कि डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब क्या हो गया इसका कि आपको अगर ये 2 से डिवाइड कर दिया आपने फाइनली अगर, तो क्या मिलेगा आंसर cos 2x। तो cos 2x किसका डेरिवेटिव है, sin 2x का। सॉरी cos 2x किसका डेरिवेटिव है, sin 2x बाई 2 का। रुक जाओ 1 मिनट यार, मैं आपको जो बताना चाह रहा था कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। फिर से ट्राई करते हैं। cos 2x इंटू 2 आया है ना। तो आपको अब ये सोचना है कि cos 2x किसका डेरिवेटिव है। sin 2x का डेरिवेटिव नहीं है वो, क्योंकि sin 2x में एक 2 भी आता है। sin 2x के डेरिवेटिव में एक 2 आएगा बाहर, तो उस 2 को काटने के लिए एक 2 अपन ने यहाँ पे लगा रखा है। अब इन जनरल इसको आप एक ट्रिक बना के रख सकते हो। ट्रिक का रीजन तो पता ही अपने को कि यहाँ पे एक 2 बाहर आएगा, उसको काटने के लिए हम यहाँ पे एक 2 ऑलरेडी डिवाइड करते हैं। तो आप ट्रिक ये बना सकते हो कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा नीचे डिवाइड होगा। x का कोएफिशिएंट हमेशा डिवाइड होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपका आंसर हो जाएगा sin 3x बाय 3। इसी में अगर मैं एक वेरिएशन ये कर देता हूँ कि cos ऑफ 3x + 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको फिर से कुछ नहीं सोचना है, बस ये x के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है वही डिवाइड होता है, बाकी सब भाड़ में जाए। ये 5 से हमको कोई मतलब नहीं है। तो साइन ऑफ 3x + 5 डिवाइड बाय 3, उसका रीजन भी सेम है। आप थोड़ा सा अच्छे से सोचेंगे। हाँ हर बार +c आएगा, बिल्कुल आएगा। ना 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 ना, ये 5 थोड़ी ना बाहर थोड़ी है भाई, ये 5 बाहर थोड़ी है, अंदर है, साइन के अंदर है वो। और 5 बाहर होता तो भी कांस्टेंट आता है ना। जैसे यहाँ पे कोई पूछ रहा था 2 sin x + x, मान लो यहाँ पे आंसर में एक 2 आ जाता गलती से, तो भी आप एक c लगाते हैं। ऐसा थोड़ी कि कांस्टेंट आ गया तो अपन अब कांस्टेंट छोड़ देंगे, हो सकता है और एक कांस्टेंट रहा हो। क्या लिखा था यहाँ पे, अच्छा प्लस।
हाँ, अब आप लोग क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करोगे। उसका तरीका मैं बताता हूँ। कभी भी आपको स्क्वायर आ जाए तो आप डबल एंगल फॉर्मूला यूज करोगे। सुना नहीं किसी ने ना, इसको आप प्लेन पेपर पे लिख के भी रखोगे यार, जो मैंने आपको बोला था कोई नहीं लाया, बट लिख के रखोगे। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है, स्क्वायर पावर 2 है तो यू विल यूज डबल एंगल फॉर्मूला। क्यूब आता है तो यू विल यूज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, पावर 4 के लिए हम लोग देखेंगे बाद में। अच्छा, ये स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। अच्छा, कौन से डबल एंगल फॉर्मूला में साइन स्क्वायर आता था, सोचो। cos 2x में आता था ना, और हाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या मैं, देखना ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 - cos 2x by 2। सोच कर देखो, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन अपने अपने से आराम से हो जाएगा। 1 - cos 2x by 2 का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। क्यों आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक बार हाफ आएगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने से, फिर एक बार cos 2x by 2 आएगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि cos 2x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, तो ये आप करेंगे आराम से। cos स्क्वायर x को आई कैन राइट एज, अच्छा ये जो हो जाएगा ना, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान लगता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर x -1, वो -1 + 1 कट गया, फिर 2 2 कट जाएगा, सही तो है। हाँ, अभी आपको करना है, ये खुद से ही सॉल्व करना है। सॉल्व इट योरसेल्फ। हाफ का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos 2x by 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कर लोगे इसको, हाफ का इंटीग्रेशन आता है अपने को, और ये वाला 2 जो है इसको बाहर निकाल लेना, फिर बचेगा cos 2x। ये आप करोगे, मैं कल डिस्कस करूंगा इसको। फिर अपन साइन स्क्वायर का कर चुके, साइन क्यूब का भी करेंगे, फिर हम साइन की पावर 4 का भी करेंगे, फिर मैं आपको जनरलाइज्ड फॉर्मूले और लिखवाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। ओके, आपका होमवर्क जो है, मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर से होमवर्क नहीं दे रहा हूं। देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 जो है, 7.1 जो है उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको करने हैं। क्या करने हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। 7.1 के सॉल्व्ड एग्जांपल। स्टेट बोर्ड में शायद ये 12वां चैप्टर है, एक बार बताना मुझे कौन सा है। 4th है, हाँ 4th। तो आप लोग करोगे एक्सरसाइज 4.1, आपको ज्यादा पढ़ा दिया जाता है फर्स्ट में, इसके भी बस सॉल्व्ड एग्जांपल ही करो। सॉल्व्ड एग्जांपल हाँ हो जाएंगे, बट एनसीईआरटी में को एक्चुअली याद है पूरे हर चैप्टर में क्या क्या है, एचएससी में याद नहीं है। बट हाँ, आप सॉल्व्ड एग्जांपल इसके करेंगे और इसके करेंगे। बस मैं बता रहा हूँ आपको, 15-20 मिनट का होमवर्क दिया है मैंने, करके आ जाना, बिना करे मत आना कि यार आसान है, खोल के देखा रे तो हो जाएगा। नहीं होता एग्जाम में, बता रहा हूँ, पेन उठाओगे ना तुरंत गलती होगी। करके आना सारे क्वेश्चन, ठीक है। जीएन बर्मन परसों से करेंगे अपन, और कल का जो लेक्चर होगा उससे आपका मेन टॉपिक, अभी ये चालू हो गया वैसे। क्या ये एचएससी का है, ये एचएससी है, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल ही करने हैं सिर्फ, आपका मन है तो अनसॉल्व भी कर लेना, किसी ने रोका थोड़ी है, ठीक है। क्यों बने करोड़पति थोड़ी चल रहा है। देखा क्या किसी ने। साइन 5x का, अरे साइन 2x + 3x कर दो उसको, फिर उसको एक्सपैंड कर दो। बताओ, जरूरत नहीं है वैसे उसकी, तुम जो बता रहे हो ना। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ होता है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको कभी। अबे ये क्या है, हाँ बस आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है बस। अरे ये लिमिटेड, ये तो यार डेफिनेट है ना, इनडेफिनेट में बोल रहा हूँ मैं, ये 3rd है इनडेफिनेट। अरे थांबा, रुको, हाँ भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है,
सेम सॉल्ट एग्जांपल ही करो बस, इनफ है इनफ। 3.1 का सॉल्ट एग्जांपल, ठीक है, 3.1 के सॉल्ट एग्जांपल करना है आपको, 4.1 नहीं है 3.1 है, ठीक है, आराम से हो जाएंगे, और जो डाउट आएंगे वो कल क्लास में कवर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्लेन पेपर लेके नहीं आया आज, नहीं देखो, डोंट मेक मी फोर्स यू, है ना, आप लाओ आराम से लिखो इसको। ये पहला टिप हो जाता है, स्क्वायर में डबल एंगल, क्यूब में ट्रिपल एंगल, ये बहुत काम आएगा भाई, आपको क्या लग रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, थैंक यू।